मुंबई को माया नगरी के नाम से जाना जाता है। एक बार जो मुंबई में आ गया वह हमेशा के लिए इस माया नगरी का होकर रह जाता है। लेकिन हर किसी को अपना मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। ऐसी ही एक कहानी है सनम और अभिमन्यु की, जहां सनम है एक मासूम चंचल लड़की तो वही अभिमन्यु में एक हार्टलेस बिजनेसमैन, जिसके लिए उसका बिजनेस ही उसकी पूजा है और उसका खानदान है उसका सब कुछ है। अभिमन्यु खून और खानदान को बहुत मानता है, उसके लिए खून और खानदान बहुत मायने रखता है। कैसे होगा अभिमन्यु और सनम का मिलन, जहां एक है घमंड में कर तो दूसरी है जमीन से जुड़ी हुई। क्या ये दोनों एक दूसरे के हो पाएंगे? क्या एक दूसरे को अपना पाएंगे? ये हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी उनकी मोहब्बत। एक 7 स्टार होटल में शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। दुल्हन मंडप पर दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक दूल्हे का कुछ आता पता ही नहीं था। तभी अचानक वहां पर किसी की बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, ये शादी नहीं हो सकती। सब लोग उसी तरफ देखते हैं तो वहां से ब्लैकबेरी के सूट पहने एक आदमी अपने रोब और घमंड से चला आ रहा था। वह लड़का मंडप में आकर खड़ा हो जाता है और चारों तरफ अपनी कुटिल निगाहों से देखने लगता है। मंडप में बैठी दुल्हन अपने सामने खड़े लड़के को देखकर आंखों में नमी लिए खड़ी होती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, सुमित तुम बारात लेकर क्यों नहीं आए और तुम इस तरह यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जो लड़का अभी आया था वह था सुमित, जिससे आज सनम की शादी होने वाली थी। सुमित सनम का हाथ झक देता है और इसी के साथ सनम 2 कदम पीछे हट जाती है। तभी सुमित जोर जोर से हंसने लगता है और चाहत का चेहरा अपने हाथ में कस के पकड़कर कहता है, तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना, पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की थी, उसी बेइज्जती का बदला है ये। जब तू मंडप में बैठी है और मटन पर छोड़ी हुई औरत को कोई मर्द नहीं अपनाता, इसीलिए मैंने तेरे साथ यह प्यार का खेल खेला। सनम आज तुझे ऐसी हालत में देखकर ना मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। मैं तेरी वही बेइज्जती करना चाहता था जो तूने पूरे कॉलेज के सामने मेरी की थी, इसीलिए तेरी नज़रों में अच्छा बनने के लिए मैंने अपने दोस्त के ऊपर सारा इंसान डाल दिया और वह पल मेरी दोस्ती के लिए मन भी गया। और फिर शुरू हुआ हमारे बदले का प्रोग्राम और इस बदले में तेरी इज्जत, तेरा परिवार, तेरा खानदान सब कुछ बर्बाद हो गया और तू एक मंडप में छोड़ी हुई लड़की बन गई। सुमित चाहत को एक झटके में खुद से दूर करता है और कहता है, जानती है मेरा इन सब में साथ किसने दिया? सुमित दरवाजे की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, इधर आ जाओ बीवी, तुम भी तो मिलो मेरी छोड़ी हुई इस लड़की से। तभी एक लड़की लाल रंग की साड़ी पहने, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र लिए सनम के आगे आकर खड़ी हो जाती है। सनम उसे लड़की को देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और 4 कदम पीछे हट जाती है। वो पूरी तरीके से लड़खड़ा गई थी और वहां खड़े सारे मेहमान तमाशा देख रहे थे। सनम के मुंह से लिप्स ही नहीं निकल रहे थे, उसकी आंखों की नमी और उसकी आंखों से बहता वह समुद्र इस बात के गवाही दे रहे थे कि उसे धोखा देने वाले उसके अपने ही तो थे। सनम आगे जाकर उसे लड़की का हाथ पकड़कर कहती है, क्यों किया तूने निधि? तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, मैं अपनी हर बात तुझसे शेयर करती थी ना, और तूने ही मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। सुमित फिर भी पराया था, अभी 6 महीने पहले ही मेरी जिंदगी में आया था, लेकिन तू तो बचपन से मेरे साथ थी ना, हर सुख दुख में एक दूसरे के भागीदार थे हम, तो फिर कैसे तूने मुझे धोखा दे दिया? निधि सनम का हाथ झटक देती है और कहती है, प्यार करती हूँ मैं सुमित से और वह मुझसे करता था, तो तेरे लिए कैसे छोड़ देता उसे? और फिर तू तो अब थी, तेरे आगे पीछे कोई नहीं था, अगर तुम मर भी जाएगी ना तो किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार को तेरे लिए क्यों छोड़ दूं? मेरी माँ बचपन से मुझसे कहती आई थी कि तू एक मनहूस है, जिसकी जिंदगी में जाती है उसकी जिंदगी का सर्वनाश कर देती है, लेकिन तूने मुझे मेरा प्यार छीन की कोशिश की, तूने मेरे सुमित को बहकने की कोशिश की और तुझे लगता है कि मैं तुझे माफ कर देता? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ये कह निधि एक जोर का तमाचा सनम के गाल पर मार देती है। सनम का चेहरा एक तरफ झुक जाता है, वही सुमित के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी। उसने 2 बेस्ट फ्रेंडों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। सुमित और निधि सनम की बहुत बेइज्जती करते हैं। अब तो सनम के कानों में किसी की आवाज ही नहीं जा रही थी। वह मंडप से धीरे धीरे चलते हुए नीचे आ जाती है और उसे होटल से बाहर निकल जाती है। बरवास खामोश आंखों से बहते आंसू उसकी बहाली का बयान कर रहे थे। सनम को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, क्या करे क्या ना करे, कुछ भी तो नहीं था उसके पास, ना परिवार, ना प्यार, ना दोस्त, बिल्कुल अकेली थी वह इस दुनिया में। सनम को कभी भी अपने अनाथ होने पर अफसोस नहीं हुआ था, लेकिन आज उसे अफसोस हो रहा था। अगर उसका परिवार होता, उसके अपने होते, तो कोई सुमित, कोई निधि उसे धोखा नहीं दे पाए, कोई उसको बेइज्जत नहीं कर पाता। सनम पागलों की तरह रोड पर चले जा रही थी, उसे इस बात का होश भी नहीं था कि वह चलते चलते रोड के बीच में आ गई है। तभी एक तेज रफ्तार से आई गाड़ी सनम को टक्कर मार देती है और सनम उछलकर बहुत दूर रोड पर जाकर गिरती है और उसके सर से खून बहने लगता है जो पूरे रोड पर फैल चुका था और सनम इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। क्या यही अंत है सनम की मोहब्बत का, या कहानी अभी बाकी थी? क्या कभी सनम को मिलेगी उसकी सच्ची मोहब्बत? क्या कभी मिलेगा सनम को अपनों का प्यार और अपनों का साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में।
एक आलीशान कमरे में एक लड़की सोफे पर सोई हुई थी। उसके लंबे बाल सोफे पर बिखरे हुए थे, उसकी आंखों के नीचे आंसुओं के निशान थे और उसके होंठ कांप रहे थे। धीरे धीरे उसे लड़की की आंखें खुलना लगते हैं और वह जैसे ही अपने आसपास दिखती है, वह अपने आसपास का माहौल देख एकदम से घबराकर बैठ जाती है और अपने मन में रहती है, क्या मैं बच गई या किसी ने मुझे बचा लिया? लेकिन मेरी जिंदगी में तो ऐसा कोई नहीं था जो मुझे बचाए या मेरे लिए कुछ भी करे। वह लड़की उठकर कमरे के चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नज़र सामने वॉल पर लगी एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग पर जाती है। उसे पेंटिंग को देखा और उसे पेंटिंग में मौजूद लड़की की खूबसूरती को देख वह लड़की मंत्रमुग्ध हो जाती है और उसे पर अपना हाथ फेर कर कहती है, इस दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की कोई हो सकती है? फिर वह अपना सर झटक कर आसपास दिखती है तो चारों तरफ उसे लड़की की तस्वीर थी। ये देखकर उसे लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वह गेट खोलने की कोशिश करती है तो गेट बाहर से लॉक था। वह लड़की अपने मन में रहती है, सनम ये तुम कहाँ गई? कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ फंस गई मैं? तभी उसे वॉशरूम दिखाई देता है। अब वह वॉशरूम में चली जाती है। जैसे ही वह वॉश बेसिन पर पानी लेकर अपने चेहरे पर मरती है, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है, क्योंकि यह उसका चेहरा नहीं था। वह अपने चेहरे को बार बार छूने की कोशिश करती है और बार बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि यह उसका चेहरा नहीं है। जैसे जैसे वह अपने चेहरे पर हाथ फेर रही थी, वैसे वैसे आईने में उसका अक्स दिखाई दे रहा था। जीते देखा सनम हैरानी से वही जमीन में बैठ जाती है और कहती है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। सनम उठकर खड़ी होती है और कमरे में आकर चारों तरफ कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नज़र वहां पड़े फ़ोन पर जाती है। दो फ़ोन को उठाकर देखी है तो यह उसका फ़ोन नहीं था। सनम वही सोफे पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, क्या उसका चेहरा खराब हो गया था? तो किसने उसका चेहरा बदलवाया? किसके घर में है वह? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे कमरे का गेट धीरे से खुलता है और एक लड़का अंदर आता है। उसे लड़के को देखा सनम उठकर खड़ी हो जाती है। वह लड़का सनम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, कैसी है मेरी गुड़िया? सनम हैरानी से इस लड़के को देख रही थी जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिली थी और वह सनम से इतने प्यार से बात कर रहा था। ये देखा सनम की आंखें नम हो जाती है। वही वह लड़का जल्दी से सनम के पास आता है और उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? मेरी गुड़िया क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा मेरी बच्ची से? वही वह लड़की रोते हुए उसे लड़के को अपने गले लगा लेती है। उसे इस लड़के के पास बहुत से फूल हो रहा था, एक अपनापन लग रहा था, इसीलिए सनम खुद को रोक नहीं पाती और उसे लड़के के सीने से लाख रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां दो लड़के और आते हैं और उसे लड़की को रोते देखा वह दोनों लड़के पैनिक करने लगते हैं। सनम को समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग कौन है। तभी उनमें से एक लड़का सनम के सर पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ सनम, क्यों रो रही हो बेटा? वही सनम उसे लड़के के मुंह से अपना नाम सुन हैरान रह जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। तभी वह लड़का सनम से कहता है, अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम सात्विक से बात करेंगे, वह हमारी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? जब सनम को कुछ समझ नहीं आता तो वह वॉशरूम में जाकर नहा धोकर तैयार होकर बाहर आती है। आज सबको सनम का व्यवहार अजीब लग रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों है। क्या सात्विक ने जो व्यवहार सनम के साथ किया था उससे वह इतना हट हो गई थी कि वह किसी से बात ही नहीं करना चाहती थी? यही सोचते हुए तीनों सनम के पीछे आ रहे थे। अचानक से सनम का पर उसकी ड्रेस में फंसता है और वह सीढ़ियों से लड़ते हुए नीचे आती है। सनम को गिरता देख वह तीनों लड़के जोर से चिल्लाते हैं और नीचे की तरफ भागने लगते हैं। वही डाइनिंग टेबल पर बैठा पूरा परिवार एक झटके में उठकर सनम के पास आ जाता है, लेकिन सनम तब तक बेहोश हो चुकी थी। उन तीनों में से एक लड़का जल्दी से सनम को अपनी बाहों में उठा पहाड़ की तरफ भागता है और उसे बाहर की तरफ भागते देखा बाकी सभी उसके पीछे जाते हैं। आधे घंटे बाद सब लोग अस्पताल में थे। सनम को एडमिट कर लिया गया था और उसका इलाज चल रहा था। सनम का इलाज करने के बाद डॉक्टर पूरी मल्होत्रा फैमिली के पास आते हैं और कहते हैं, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आपकी बेटी के सर में चोट बहुत गहरी लगी है, अब उनके होश में आने के बाद पता चलेगा। बस तुम मुझे पूरे चांस लग रहे हैं कि आपकी बेटी की मेमोरी लॉस हो सकती है। जैसे ही सब लोग ये सुनते हैं सब सकते में आ जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। सुबह से शाम हो गई थी लेकिन सनम को होश नहीं आया था। वही पूरी फैमिली परेशान सी यहाँ बाहर चक्कर काट रही थी। वही शाम के पास बैठा उसका एक भाई उसके सर पर हाथ रख रहा था। धीरे धीरे सनम की आंख खुलती है, वह चारों तरफ हैरानी से देती है और जैसे ही वह लड़का सनम के सर पर हाथ रखकर कहता है, अब कैसी है मेरी गुड़िया? सनम अजीब तरीके से उसे लड़के को देखकर कहती है, मैं आपको नहीं जानती, कौन हूँ आप? जैसी वह लड़का ये सुनता है उसके हाथ सनम के सर पर से हट जाता है और वह हैरानी से सनम के चेहरे को देखा है। सनम उसे लड़के को देखकर कहती है, देखिए मैं आपको नहीं जानती और यह सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं वह लड़का चुपचाप सनम की सारी बातें सुनता है, फिर उसे कमरे से बाहर आ जाता है।
पूरा परिवार उसे लड़के की तरफ देखा है। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसे लड़के के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, समीर बताया क्या हुआ है हमारी गुड़िया को। समीर मल्होत्रा खानदान का बड़ा बेटा और सनम का सबसे बड़ा भाई अपने दादाजी जयवर्धन मल्होत्रा की तरफ देखकर कहता है, हमारी गुड़िया सब कुछ भूल गई है दादाजी, उसे कुछ भी याद नहीं, उसे अपना भाई याद नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। वही सब लोग सत्ते में आ चुके थे, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था, किंतु दोनों में क्या से क्या हो गया उनकी बेटी के साथ। सनम कमरे के अंदर अकेली बैठी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है उसकी जिंदगी के साथ और वह कहाँ है। तभी उसे कमरे में एक सफ़ेद रोशनी होती है और उसके आसपास फैलने लगती है। सनम बहुत डर चुकी थी, लेकिन वह सफ़ेद रोशनी सनम की तरफ देखकर कहती है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर करने आई हूँ। जैसे ही सनम को सफ़ेद रोशनी की बात सुनती है, वह अपने धड़कते दिल के साथ उसे रोशनी की तरफ देखकर कहती है, क्या बताने आई है। वह रोशनी रहती है, तुम अब अपनी दुनिया में नहीं हो, तुम एक नवल की दुनिया में आ गई हो। जिस वक्त तुम्हारी मौत हुई, इस वक्त इस कहानी की जो मैं किरदार था उसकी भी मौत हो गई, लेकिन वह किरदार हीरोइन का नहीं बल्कि विलन का था और तुम्हारी सोल उसके अंदर आ गई और उसकी सोल हमेशा के लिए इस दुनिया से आज़ाद हो गई। जैसे सनम ये सुनती है वह हैरान रह जाती है, वह कहती है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। वह सफ़ेद रोशनी उसे और बहुत कुछ बताती है और उसके बाद वहां से गायब हो जाती है। अब सनम को समझ आता है कि वह कहाँ है, उससे ये दुनिया अपनी दुनिया जैसी ही लग रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसीलिए वह फैसला करती है कि वह सबके सामने ऐसे दिखाएंगे जैसे उसे कुछ भी याद नहीं, और यह सच भी था, उसे इस सनम के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ये सनम कैसी थी, क्या थी, इसका किसके साथ क्या रिश्ता था, ये पूरी तरीके से इस सनम को नहीं पता था। और सबसे अच्छी बात थी उसके लिए अभी कुछ पल ही बीते होंगे कि पूरी मल्होत्रा फैमिली अंदर आ जाती है। सनम उन सबको अजीब तरीके से देखती है तो सबके दिल में एक चुभन होती है कि उनकी बेटी उन्हें अजनबियों की तरह देख रही है। तभी दादाजी और दादी माँ आगे आता है और सनम के सर पर हाथ रखकर कहती है, हमें माफ़ कर दो बेटा, तुम हमारे घर की इकलौती बेटी हो, फिर भी हम तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाए। सनम दादा दादी का हाथ पकड़कर कहती है, पहले ही मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन आप सबको देखकर मुझे लगता है जैसे आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए ना एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई सनम के साथ, क्योंकि यह सनम एक कोरा कागज़ है। दादी माँ, आप इस पूरे कागज़ पर जो भी लिखोगी, जैसा भी लिखोगी, यह सनम वैसे ही बन जाएगी। सनम कितनी प्यारी बातें सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि सनम अपनी याददाश्त खो चुकी है। एक तरह से यह उनके लिए एक वरदान था, क्योंकि बेटी अब उनके पास थी, वरना कल जो भी हुआ था उसके बाद उन्हें ऐसा लगा था जैसे उनकी बेटी हमेशा के लिए उनसे दूर हो गई, खो दिया उन्होंने अपनी बेटी को। आइए जानते हैं मल्होत्रा फैमिली के बारे में। जयवर्धन मल्होत्रा, मल्होत्रा फैमिली के सिर और सनम के दादाजी और पूरी मल्होत्रा कॉर्पोरेशन के एमडी। सरिता जयवर्धन मल्होत्रा सनम की दादी माँ और एक हाउसवाइफ, और इस घर में वह सबसे ज्यादा सनम से प्यार करती है, क्योंकि सनम 7 पीढ़ियों के बाद उनके खानदान में पैदा होने वाली इकलौती बेटी थी। हर्षवर्धन मल्होत्रा सनम के पापा और मल्होत्रा अंपायर के सीईओ, लेकिन 1 महीने पहले उन्होंने अपनी यह पोस्ट अपने बड़े बेटे समीर मल्होत्रा को दे दी थी और खुद रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार हमारी सनम से करते हैं, सनम की अच्छी बुरी हर एक जीत को हमेशा पूरी करते हैं। रागिनी हर्षवर्धन मल्होत्रा सनम की माँ ये पैसे से एक प्रोफेसर है, उनकी पूरी दुनिया उनके बच्चों के इर्द रहती है। यह अपने चारों बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती है और उनकी एक कमजोरी है, वह है उनकी बेटी सनम है। समीर मल्होत्रा सनम के बड़े भाई और मल्होत्रा अंपायर के सीईओ, और उनकी एक ही कमजोरी है, उनकी बहन सनम है। अर्जुन मल्होत्रा सनम के दूसरा भाई, और यह सनम से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर उनकी बहन को कोई ऊंची आवाज में कुछ बोल भी देता है ना, तो दूसरे दिन का सवेरा वह इंसान देखा नहीं है। अक्षय मल्होत्रा सनम का छोटा भाई, सनम और अक्षय दोनों ही जुड़वा है, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। जहां अक्षय बिल्कुल शांत रहता है, वही सनम तूफान है, तूफान। लेकिन अक्षय की भी एक ही कमजोरी है, वह है उसकी बहन। वह अपनी बहन के लिए अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। सात्विक शर्मा अक्षय का दोस्त और एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा है। एक बार अक्षय सात्विक को अपने घर लाया था, तभी से सनम पागल हो गई थी सात्विक के पीछे, और सात्विक ने 2 दिन पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड कामना से सगाई कर ली थी। उसे दिन सनम ने बहुत हंगामा किया था, लेकिन सात्विक ने उसे सबके सामने बहुत जलील किया, और उसके बाद हम पूरा मल्होत्रा परिवार सात्विक से अपना सारा रिश्ता खत्म कर हमेशा हमेशा के लिए सनम को लेकर वहां से आ गए थे। सात्विक को हमेशा लगता था सनम एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की है, जो चाहती है वो प्रकार रहती है, इसीलिए सात्विक ने कामना से सगाई की थी, क्योंकि वह चाहता था सनम उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन जब सनम वहां से रोकर आई तो सात्विक के दिल में कुछ टूटा सा महसूस हुआ, लेकिन सात्विक ने इस बात पर गौर नहीं किया।
सनम मल्होत्रा पूरे मल्होत्रा परिवार की जान, अपने फैमिली के साथ साथ अपने दोस्तों की भी जान, लेकिन उसके अंदर जीत और घमंड बहुत था जिसके चलते वह सबकी नज़रों में एक बुरी लड़की हो गई थी। वरना वह दिल की बुरी नहीं थी, उसे हमेशा से सबकी अटेंशन और प्यार पाने की आदत थी। लेकिन जब सात्विक ने उसे रिजेक्ट किया तो यह चीज़ सनम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसकी छवि एक बुरी लड़की की बन गई। सात्विक को हमेशा लगता था सनम एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की है, जो चाहती है वो प्रकार रहती है। इसीलिए सात्विक ने कामना से सगाई की थी क्योंकि वह चाहता था सनम उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन जब सनम वहां से रोकर आई तो सात्विक के दिल में कुछ टूटा सा महसूस हुआ, लेकिन सात्विक ने इस बात पर गौर नहीं किया। सनम मल्होत्रा पूरे मल्होत्रा परिवार की जान, अपने फैमिली के साथ साथ अपने दोस्तों की भी जान, लेकिन उसके अंदर जीत और घमंड बहुत था जिसके चलते वह सबकी नज़रों में एक बुरी लड़की हो गई थी। वरना वह दिल की बुरी नहीं थी, उसे हमेशा से सबकी अटेंशन और प्यार पाने की आदत थी। लेकिन जब सात्विक ने उसे रिजेक्ट किया तो यह चीज़ सनम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसकी छवि एक बुरी लड़की की बन गई। सनम को इन लोगों का प्यार और अपनापन बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वह शांत रहती है। तभी सनम का भाई आगे आता है और कहता है, मैं सनम के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा कर लाता हूँ, तब तक शर्म को तैयार कर दीजिए। दादा दादी और सनम के मम्मी पापा हाँ बोल देते हैं। दादा दादी तो वार्ड से बाहर चले गए थे और साथ में सनम के पापा भी, लेकिन सनम की माँ अभी भी सनम के पास मौजूद थी और उन्हें एक ड्रेस देकर कहती है, आप जो ये ड्रेस चेंज करके आओ। रागिनी जी सनम को सहारा देकर वॉशरूम में लेकर जाती है और सनम की ड्रेस चेंज करने में उसकी मदद करती है। तब तक घर के बाकी मेंबर भी अस्पताल से जा चुके थे क्योंकि सबको सनम की वेलकम की तैयारी करनी थी। वही अक्षय, अर्जुन और समीर हॉस्पिटल के बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़े थे। समीर अक्षय की तरफ देखकर कहता है, भाई मैं नहीं चाहता सनम को दोबारा उसे सात्विक का चेहरा भी देखने को मिले। आप ऐसा कीजिए कि सात्विक खुद ब खुद ये शहर और ये देश छोड़कर चला जाए, क्योंकि मैं मेरी बहन को अब कोई भी दुख दर्द नहीं दे सकता। अर्जुन, समीर और अक्षय अपनी सारी बातें क्लियर करके वहां से अंदर वार्ड की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वह दोनों कमरे में पहुंचते हैं देखते हैं सनम पूरी तरीके से तैयार थी। समित आगे बढ़ता है और सनम को अपनी बाहों में उठा लेता है। सनम को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। पिछली जिंदगी में कभी उसे किसी का प्यार अपनापन नहीं मिला था और इस जिंदगी में उसे सब कुछ भर भर के मिल रहा था और वह भगवान का शुक्रिया अदा भी कर रही थी। वहीं अक्षय और अर्जुन मुंह बना लेते हैं और वह दोनों ही समीर के पास आकर कहते हैं, हम सनम को गोदी उठाने वाले थे, आपने क्यों उठाया? आप उसे नीचे उतरो, हम लेकर जाएंगे। उन तीनों को बच्चों की तरह लड़ते हुए देखकर हर्षवर्धन जी आगे आते हैं और समीर के हाथों से सनम को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल से बाहर निकल जाते हैं और तीनों भाई मुंह खोल हर्षवर्धन जी को देखते ही रह गए थे। समीर गुस्से में अक्षय और अर्जुन को देखकर कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी गुड़िया मुझसे दूर चली गई और पापा को मौका मिल गया हमारी गुड़िया को हमसे दूर करने का। वह दोनों भी समीर की बात से एग्री कर जाते हैं क्योंकि घर के सारे मर्द सनम को लेकर बहुत पॉजिटिव थे, चाहे दादरी हूँ, चाहे हर्षवर्धन जी, चाहे तीनों भाई। रागिनी जी अपने बेटों की यह खट्टी मीठी तकरार देखकर मुस्कुरा रही थी, वरना जब से सात्विक इन सब की जिंदगी में आया था उनकी बेटी और उनके बेटे आपस में एक दूसरे के दुश्मन से बन गए थे और सनम की याददाश्त जाते ही सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। वह सात्विक को पूरी तरीके से भूल चुकी थी और अब वह कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी कि उनके परिवार में दरार आए। थोड़ी ही देर में सब लोग मल्होत्रा मेंशन पहुंच जाते हैं जिसे फूलों से सजाया हुआ था। सनम हैरानी से उसे घर को देख रही थी, फिर उसे अपने पापा की आवाज़ सुनाई देती है, आओ बाहर। जैसे ही सनम बाहर कदम रखने वाली होती है उससे पहले ही हर्षवर्धन जी उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। तीनों भाई फिर से परपटकते रह गए थे क्योंकि हर्षवर्धन जी ने उन्हें मौका ही नहीं दिया था सनम को उठाने का। वहीं रागिनी जी मुस्कुराते हुए अंदर आ रही थी। हर्षवर्धन जी जैसे ही सनम को सोफे पर बिठाते हैं तभी कोई अचानक से आकर सनम को अपनी बाहों में उठा अपनी गोदी में उठकर बैठ जाता है। हर्षवर्धन जी जब सामने देखते हैं तो अपने छोटे भाई अनुज को देखकर उनका मुंह बन जाता है क्योंकि हर्षवर्धन जी और अनुज वर्धन में हमेशा ही सनम को लेकर झगड़ा रहता था। अनुज अपनी फैमिली के साथ पिछले 2 साल से लंदन में था किसी काम के ससुरे में और आज सुबह ही वह वापस आया और वापस आते ही उसे सनम के बारे में सब कुछ पता चल गया था। वह बहुत परेशान थी कि उनके ना रहने पर उनकी गुड़िया के साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सनम अपनी याददाश्त खो चुकी है तो उन्हें एक तरह से दुख भी हुआ और एक तरीके से खुशी भी हुई। अनुज जी को वापस आया देकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। समीर, अक्षय, अर्जुन आगे जाकर अनुज जी के पैर छूते हैं। अनुज जी सनम को अपनी बाहों में उठाकर ही दादा दादी और हर्षवर्धन रागिनी जी के पैर छूते हैं। तभी रागिनी जी अनुज जी की तरफ देखकर कहती है, तुम अकेले आए हो, पायल नहीं आए? तभी किचन से एक मीठी सी आवाज आती है, ऐसा हो सकता है दीदी के इंडिया ना हो और पायल ना आए, मैं तो अपनी गुड़िया के लिए नाश्ता बना रही थी किचन में। वही रागिनी जी नाम है, अपनी गर्दन